क्या मैं आपको बताऊं कि मैं कातिल कैसे बना? एक मर्डरर। ये कोई नहीं बता सकता कि वो कौन सा घंटा, मिनट या साल था जब मैं एक कातिल बना। बचपन से ही मुझे दिलचस्पी थी ये जानने में कि मौत के बाद क्या होता है। मुझे याद है एक बार मेरी माँ ने मुझे बताया था कि मैं जब छोटा था तो मैं रास्ते में चलते वक्त अपनी माँ के सामने आ जाया करता था और वहां चल रही चींटियों को अपने पैरों से कुचल दिया करता था। मेरी माँ हंसती और कहती कि तुम्हारा शुक्रिया बेटा, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। पर उस उम्र में भी मैं उनसे ज्यादा जानता था। मैं उन चींटियों को इसलिए कुचलता था ताकि उन्हें तड़प कर मरते हुए देख सकूं। छोटी सी उम्र में ही मैं अपने घर के सारे कीड़े मकोड़ों को मार दिया करता था, यहाँ तक कि मक्खियों को भी। मुझे मेरे घर का मेन चीफ फ्लाई किलर बुलाया जाता था। 10 साल की उम्र में ही मैं अपने पास एक हंटिंग नाइफ रखता था और उसे छुपाने के लिए मैं उसे टेप से अपने बेड के नीचे चिपका कर छुपा दिया करता था। गर्मियों में मैं रात को 2 या 3 बजे उठकर अपने माँ और पापा के रूम में जाया करता था उन्हें सोते हुए देखने के लिए, और हमेशा सोचता था कि कैसा लगेगा अगर मैं इन्हें मार दूं तो। लॉ इन्फोर्समेंट की किताबों के मुताबिक ये आम बात है कि कोई सीरियल किलर छोटे जानवर को भी मार सकते हैं, जैसे कि कुत्ते, बिल्ली या कोई भी ऐसा जानवर जो पालतू हो। पर मैंने कभी ऐसा नहीं किया। डॉग्स और कैट्स मेरे पास सेफ थे, बजाय उनके मैं रकून्स और गिलहरियों को मार दिया करता था। सीरियल किलर के बारे में एक बात और कही जाती है कि वो हमेशा अपना बिस्तर गीला करते हैं, पर मैंने जब से चलना सीखा है तब से कभी भी बिस्तर गीला नहीं किया। कहा जाता है कि सीरियल किलर साइकोपैथ होते हैं और जब वो किसी का मर्डर करते हैं तो उन्हें परवाह नहीं होती कि उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उनके साथ क्या किया जाएगा। पर मैंने जब पहली बार किसी दूसरे इंसान की जान ली थी तो मैं जानता था कि अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे जेल जाना होगा और शायद फांसी की सजा भी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए मैंने वही किया जो मुझे जेल जाने से बचा सकता था। तो मैंने प्लान किया कि मैं एक लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनूंगा। किंडरगार्टन से लेकर स्कूल तक मैं जान गया था कि मुझे किसी को जान से मारना बहुत पसंद है। और जब मैं 9.5 साल का था तब गिरने की वजह से मेरी ग्रैंड माँ की मौत हो गई। और नहीं नहीं प्लीज, अपनी ग्रैंड माँ की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं था। मेरी माँ ने बहुत कोशिश की मुझे मेरी ग्रैंड माँ के मरे हुए शरीर जो कॉफिन में रखा था उससे दूर कर सकें, पर वो कर नहीं सकी। मेरे पेरेंट्स और बाकी सभी को लगा कि मुझे दुख है इसलिए मैं उनकी बॉडी के पास वहां खड़ा हूं, पर ऐसा नहीं था। मैंने उनके ठंडे पड़े मरे हुए हाथों को छुआ और सोचा कि क्या यही मेरी ग्रैंडमा का अंत है। एक बार मेरी ग्रैंडमा ने मुझे बताया था कि कहीं एक जगह है जिसे हेवन कहा जाता है। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने देखा है, तो उन्होंने कहा वो देखने वाली हैं। वो मुस्कुराई और उन्होंने बताया कि हेवन बहुत दूर कहीं चांद के पार है। मैं ये सुनते ही जल्दी से भागकर बाहर गया और आसमान की तरफ देखा। मुझे सिर्फ चांद और तारे ही दिखाई दिए। मैंने सोचा कि शायद अभी रात है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने अगली सुबह तक इंतजार किया, पर सुबह बादल छाए हुए थे। पर दोपहर को आसमान साफ हुआ तो मैंने बहुत देखने की कोशिश की, पर मुझे सिर्फ बादल और कुछ प्लेन्स जाते दिखाई दिए। पर फिर भी मैंने अपनी ग्रैंडमा पर भरोसा किया। मुझे वो पसंद थी, मुझे उनके पास रहना पसंद था। पर एक दिन वो मर गई। वो कहाँ गई कुछ पता नहीं। क्या वो उस जगह चली गई जिसे वो हेवन कहती थी? क्या वो अच्छी जगह थी जैसा कि वो बताती थी, और या फिर वो बस यूं ही मर गई बिना किसी वजह के और मरने पर कुछ नहीं हुआ? मुझे कुछ पता नहीं चला, पर एक बात पक्की थी कि उनके घर पर अब मेरा अच्छा समय खत्म हो गया था। मेरे ग्रैंडपा मुझे हमेशा डांटते रहते थे और गुस्सा किया करते थे। मेरी माँ ने बताया कि वो थोड़े चिड़चिड़े हैं क्योंकि वो ग्रैंडमा को मिस करते हैं। पर मुझे उनके उस गुस्सा करने की आदत में कुछ और भी लगा। ग्रैंडपा पहले शराब को 1-2 घूंट पिया करते थे, पर जैसे जैसे समय बीतता गया तो उन्होंने 1-2 घूंट से कहीं ज्यादा पीनी शुरू कर दी। और जब वो ड्रंक होते थे तो वो हमेशा गुस्से में रहते थे। सो जैसे कि मैं 10 साल का था तो मैंने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। हमें बताया गया था कि ग्रैंडमा सीढ़ियों से गिर गई थी एक खराब आलू पर पैर फिसलने की वजह से। तो मैंने भी एक खराब आलू लिया और उसे पीस कर सीढ़ियों पर फैला दिया और बार बार वहां से गिरकर ये जानने की कोशिश की कि ग्रैंडमा को चोट कैसे लगी होगी। मेरी ग्रैंडमा मुझसे 18 इंच लंबी थी, तो मैंने अपनी गिरने की पोजीशन को भी उस हिसाब से कैलकुलेट किया। पर मैं एक बार भी ऐसे नहीं गिरा कि मुझे सर के उस तरफ चोट लग सके जहां ग्रैंडमा को लगी थी। मेरे ग्रैंडपा हमेशा अपने पास एक छड़ी रखते थे जिससे वो सही से चल सके। मैंने जब उसे चेक किया तो उनकी नोक के ठीक नीचे कुछ खून की बूंदें लगी हुई थी, और तब मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ग्रैंडमा का मर्डर हुआ था। और जब मैं सीढ़ियों पर लेटा हुआ इस बारे में सोच रहा था तब मैंने उनके कातिल की आवाज सुनी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो लड़के?
ग्रैंडपा ने बड़ी भारी और डरावनी आवाज में कहा। उनका चेहरा पूरा लाल था, उनकी आंखों में गुस्सा था और उनके चेहरे ने सब कह दिया था। वो कहते हैं ना, सीरियल किलर में कोई फीलिंग नहीं होती, पर मैंने जब अपने ग्रैंडमा के कातिल की आंखों में देखा तो मैं हल्का सा कांप गया, और जिस वजह से मैं थोड़ा हकलाकर बोलने लगा। और वहां से निकलते हुए मैंने कहा, वो कुछ नहीं, बस खेल रहा था। उन्होंने दरवाजा जोर से बंद करते हुए कहा, तुम इस बेसमेंट से दूर रहा करो। और जब उन्होंने मुझसे ये कहा, मैं उनकी तरफ मुड़ गया। उनकी आंखों में देखा। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने वाला था। वो 6 फुट के एक भारी भरकम इंसान थे। मेरे ऐसा करते ही उनके चेहरे पर गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझ पर चिल्ला दिया, निकल जाओ यहाँ से। और उनके सीधे हाथ में वो मर्डर वेपन भी था। उन्होंने वो मेरी तरफ घुमाया, पर मैं बचकर वहां से भाग गया और तब तक भागता रहा जब तक मैं घर नहीं पहुंच गया। ग्रैंडपा ने मेरी माँ को कॉल कर दिया और झूठ कहा कि मैंने उन्हें बिना वजह गाली दी थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे डिनर बनाने की हेल्प मांगी थी। इस पर मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत डांटा और 2 हफ्तों तक घर से बाहर ना निकलने की सजा दी, पर मुझे फर्क नहीं पड़ा। मुझे पता था ग्रैंडपा ने ग्रैंडमा को मारा था, शायद जानबूझकर नहीं, गुस्से में ही होगा, पर फिर भी वो मर चुकी थी। उस रात मैं अपने बिस्तर पर लेटा 10 साल का बच्चा, वैसे 10.5 साल का, अपने ग्रैंडपा को मारने का प्लान बनाता रहा। सारी रात मैं एक के बाद एक सिनेरियो को सोचता और उन्हें रिजेक्ट करता गया। मेरे ग्रैंडपा हाइट में मुझसे बहुत बड़े थे और उन्हें ग्रैंडमा की तरह सर पर डंडा मारकर भी मारा नहीं जा सकता था। और उस उम्र में मुझे कहीं से कोई गन मिलने का भी कोई आसार नहीं था, और अगर मिल भी जाती तो मैं उसे चला नहीं पाता, और अगर ये सब मैं कर भी लेता तो शायद वो ही मुझे मार देते। उसके बाद गर्मियों में उन्होंने मुझे कई बार अपने पास घूमने को बुलाया, पर मैंने कोई न कोई बहाना करके टाल दिया। मैं उस आदमी के साथ एक पल भी अकेले बिताना नहीं चाहता था। मैं नहीं कह रहा कि मैंने हर एक पल अपने ग्रैंडपा को मारने के बारे में सोचा, पर हाँ, अगले 3 सालों तक लगभग मैंने उन्हें मारने के बारे में ही प्लान किया था। अब वो अकेले रहते थे, उन्हीं की गलती थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे उन्हें पुलिस से पकड़वाकर जस्टिस करवाना चाहिए, पर नहीं, मुझे उन्हें बस मारना था। मेरे दिल में उस आदमी के लिए कोई दया भावना नहीं थी। मेरे लिए एक ही चीज मायने रखती थी कि कैसे मैं उस आदमी को मारूं बिना अपनी जिंदगी खतरे में डाले। मेरा कोई इरादा नहीं था बाल सुधार गृह या नाबालिग जेल जाने का। तो अब सारी बात ये थी कि मैं उन्हें कैसे मारूं कि उन्हें पता भी चले कि उनका कातिल मैं हूं और मैं पुलिस के द्वारा पकड़ा भी ना जाऊं। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं जो 13 साल का या लगभग 14 साल का लड़का हूँ, वो कैसे 10 मील अपने माँ बाबा के घर से अपने ग्रैंडपा के घर तक जाऊं। और अगर मैं अपनी साइकिल से भी जाता हूँ और किसी दूसरे रास्ते से भी जाता हूँ, तो मुझे यकीन है कि कोई ना कोई मेरे घर वालों की या मेरी जान पहचान का मुझे रास्ते में दिख ही जाएगा। और मैं चाहे जितनी भी तेज साइकिल चला लूँ, फिर भी वो 10 मील जाना और आना यानी 20 मील का सफ़र ऑलमोस्ट 2 या 3 घंटे का होगा, जिससे मेरे माँ बाबा को मुझ पर शक हो जाएगा। और फिर मेरे जीवन के 14वें साल के स्प्रिंग मौसम में मुझे वो मौका मिल ही गया। मेरे बाबा, जो वहाँ के लोकल फार्म कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट थे, उन्हें इनविटेशन आया एक स्टेट मीटिंग में स्पीच देने का, जो कि एक सम्मान की बात थी, क्योंकि वहाँ हजारों और भी किसान, पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन होने वाले थे। वो 2 महीने बाद की थी और मेरे पास काफ़ी वक्त था उन्हें ये समझाने का कि मैं अब इतना बड़ा हूँ कि मुझे कोई बेबी सिटर नहीं चाहिए। शुरू में तो वो मुझे अपने साथ ले जाने की बात कर रहे थे, पर अगर मैं उन्हें सीधा मना कर देता तो उन्हें शक हो जाता, और जैसा कि मैंने बताया, मेरा जेल जाने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए मैंने धीरे धीरे उनके दिमाग में ये बात डाली कि हमारी फसल की देखरेख करने वाला भी कोई चाहिए। मेरे माँ बाबा के मुताबिक मेरे ग्रैंडपा अब और भी ज़्यादा पीने लगे थे और उन्होंने घर पर ही वाइन बनाना सीख लिया था। तो अब जब सस्ते में शराब मिल रही थी तो नतीजा ये हुआ कि वो ज़्यादातर रातों को नशे में ही रहते थे। मीटिंग इंडियानापोलिस में मार्च के तीसरे हफ्ते के अंत में थी। मेरे माँ बाबा फ्राइडे को दोपहर 3 बजे निकले थे और वो मंडे को घर आने वाले थे। मेरे बाबा ने जाने से पहले मुझसे हाथ मिलाया और मेरी माँ ने जाते हुए हर वक्त मेरे पास फ़ोन रखने के लिए कहा। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा कि कैसे मैं एक बड़ा और समझदार आदमी बनता जा रहा हूँ। उनके जाते वक्त एक बार को मुझे लगा कि वो अपना इरादा बदल लेंगे और मुझे भी अपने साथ ले जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरी माँ कार में बाबा की बगल वाली सीट पर बैठी और बाबा ने कार स्टार्ट की और वो दोनों चले गए। और मैंने उन्हें तब तक हाथ हिलाकर बाय किया जब तक वो दिखाई देना बंद नहीं हो गए। उस रात को गर्म हवाएं चल रही थी साउथ की तरफ से। मेरे ग्रैंडपा ने अपने जीवन में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं था, पर एक बार उन्होंने मेरे बाबा को एक चेक भिजवाया था जिसके साथ एक लेटर भी था, जिसमें उनके फार्म के बाड़े को ठीक करने की बात लिखी हुई थी।
मेरे बाबा ने चेक को कैश करवा लिया और लेटर को कूड़े में डाल दिया, पर मैंने उसे निकाल लिया और उसे छुपाकर अपने पास रख लिया। और अगले 6 महीनों तक मैंने उनकी हैंडराइटिंग की कॉपी करने की प्रैक्टिस की, ताकि मैं उनकी तरह लिख सकूं, खास करके उनकी तरह एल और टी बना सकूं। मैंने उसकी तब तक प्रैक्टिस की जब तक कि मैं माहिर नहीं हो गया। और फिर मैंने उनका कन्फेशन लिखा कि कैसे उन्होंने ग्रैंडमा का मर्डर किया था। मैंने हर बार जो भी नोट लिखा उसे जला दिया था, और तब तक उन नोट्स को लिखा जब तक कि वो उनकी हैंडराइटिंग की तरह ही नहीं लगने लगा। मेरे माँ बाबा ने मुझे 1-2 बार देखा भी, पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर अगर यहाँ कोई पुलिस ऑफिशियल होता तो उसे शक हो जाता। वो नोट लिखना ज़रूरी भी था, क्योंकि मुझे उनकी मौत को सुसाइड की तरह दिखाना था। उस पूरी शाम मैंने तैयारी की, अपनी साइकिल पर ग्रीस लगाया, मैंने ठीक से शेव भी किया। फिर भी मैंने बचे हुए छोटे बालों को फेस से हटाने के लिए वॉश क्लोथ का इस्तेमाल किया था। पूरी शाम मैं बस यही सोचता रहा कि क्या पता वो शराब पीने के बावजूद भी होश में हो, या फिर क्या पता वो इतनी पिएं कि वो बेहोश हो जाएं। मेरी माँ ने मुझे 6 बजे कॉल किया और बताया कि वो लोग पहुंच गए थे और उन्होंने डाउनटाउन में एक होटल बुक कर लिया था। उन्होंने मुझे रूम का फ़ोन नंबर दिया और मुझसे बार बार यही पूछा कि मैं शाम को क्या करने वाला हूँ। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने लिए पॉपकॉर्न बनाऊंगा और अपनी फेवरेट मूवी में से कोई मूवी देखूंगा। उसके बाद उन्होंने मुझसे थोड़ी देर बात की और फ़ोन रख दिया। मैं बहुत नर्वस था, मेरे पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ रहा था। हाँ, मैंने पहले कई जानवरों को मारा था, पर कभी किसी इंसान को नहीं। ये मेरा पहला इंसानी शिकार था। मैंने माइक्रोवेव में थोड़ा सा खाना गर्म किया और उसे खाकर मैं घड़ी की तरफ देखते हुए घूमने लगा। 9 बजे मेरी माँ का फिर से कॉल आया, और जैसे ही कॉल आया मैंने मूवी को आधे तक चला दिया आवाज़ तेज़ करके, और मैंने रिंग को आधे तक बजने दिया। और जैसे ही मैंने कॉल उठाया, मैं अपनी माँ को मुस्कुराते हुए इमेजिन कर सकता था। वो ये सोच रही थी कि मैं अब अकेले रह सकता हूँ। मैंने जानबूझकर कॉल उठाने के बाद आवाज़ कम की और उनकी बात सुनी। उन्होंने बताया कि उनकी शाम बहुत अच्छी बीती और बाबा बाहर खिड़की से बाहर बिल्डिंग की लाइट्स को देखते हुए अपनी स्पीच प्रैक्टिस कर रहे थे। हमने शाम को ही बातों से भी कम बात की और फिर फ़ोन रख दिया। अब चलने का वक्त था। बादलों की वजह से चांद ढका हुआ था और हल्की हल्की धुंध और धूल की वजह से सब कुछ धुंधला सा था। मैं रोड के बीचों बीच साइकिल चला रहा था और सोच रहा था कि आखिर वो पल आ ही गया जिसके लिए मैंने इतनी प्लानिंग की थी। क्या मैं सच में ये करना चाहता हूँ? आज रात के बाद कुछ भी बदला नहीं जा सकता। मैंने साइकिल पर ज़ोर ज़ोर से पैडल चलाना शुरू किया और अपने डेस्टिनेशन की तरफ चल दिया। 1 घंटे बाद जब मैं ग्रैंडपा के फार्म पर पहुंचा, तो वहां एक कार की हेडलाइट जलती दिखाई दी फॉग में से। मैंने जल्दी से साइकिल को बगल की झाड़ियों में घुसा दिया और झाड़ियों में अंदर घुसते ही कुछ टहनियों से मेरे चेहरे पर खरोच आ गई। ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। वो कार मेरे 5 फीट के बगल से ही गुजरी थी। मैंने ड्राइवर को पहचान लिया था। वो आगे की तरफ घूरता हुआ निकल गया, बिना ये जाने कि एक कातिल उसके खेत में छुपा बैठा था। उसके चले जाने के बाद मैंने वहां 5 मिनट तक इंतजार किया और अपने अंदर से हिम्मत जुटाई काम को अंजाम देने के लिए। फार्म पर पहुंचकर मैंने बाड़े के सहारे अपनी साइकिल को खड़ा किया घर से बहुत दूरी पर। मैं धीरे से किचन के रास्ते अंदर घुसा। मेरे घर वालों को नहीं पता था कि हम आखिरी बार जब यहाँ आए थे तो मैंने गेट की ऑयलिंग कर दी थी। तो जब मैंने गेट खोला तो उसमें से कोई आवाज़ नहीं आई। मैं जैसे ही घर में घुसा, मुझे शराब की स्मेल आ गई और वहाँ खड़े होकर मैंने सुना। मैं साफ साफ उनके बेडरूम से खर्राटों की आवाज़ सुन सकता था। मैं जब भी वहाँ आता था तो हर बार सामान कहाँ कहाँ रखा है इस बात पर ध्यान दिया करता था। तो इसलिए मैं अंधेरे में भी किसी चीज़ से टकराए बिना अंदर आ गया था। मेरे बालों से लेकर कमर तक पसीना ही पसीना था। वो वक्त हद से ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि मुझे डर था कि अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो वो समझ जाएंगे कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ और वो मुझे मार देंगे। घर में कोई लाइट ऑन नहीं थी, फिर भी मुझे डर था कि मैं पकड़ा जा सकता हूँ। मैंने धीरे धीरे से उनके बेडरूम में कदम रखा और दीवार के सहारे आगे बढ़ता गया। मैं मन ही मन खुद से बहस कर रहा था कि मैं चाहता हूँ कि उन्हें पता चले कि मैंने उन्हें क्यों मारा, पर मैं रिस्क भी नहीं ले सकता, क्योंकि अगर वो बच गए तो मुझे कई साल जेल में बिताने होंगे। तो मैंने एक प्लान ऐसा बनाया जिसमें सबसे कम रिस्क था। मुझे दूर से ही विस्की और कॉर्न बियर की स्मेल आ रही थी, पर फिर भी मैंने सुना था कि उनकी नींद बहुत कच्ची है। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहा और बेड के पास पहुंच गया और धीरे से बेड के कॉर्नर की तरफ गया। वो वहीं थी। पिछले 25 सालों से वो 1 इंच नहीं हिली थी। एक डबल बैरल 12 GA शॉटगन। उसे उठाने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, क्योंकि मुझे डर था कि हल्की सी आवाज़ से ही वो उठ जाएंगे। और फिर मैंने धीरे से उस गन के पॉइंट को ग्रैंडपा की चिन के नीचे गले पर लगा दिया और उनका हाथ लिया और उनका अंगूठा ट्रिगर पर रख दिया।
वो हल्के से हिले और उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुझे देखते ही कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और उनका पूरा चेहरा गुस्से से भर गया और पूरी तरह से लाल हो गया। मैंने कहा, तुमने मेरी ग्रैंड माँ को मारा था। और ऐसा कहते ही मैंने ट्रिगर दबा दिया। और तभी मुझे एक ख्याल आया। मैंने सोचा कि अगर ये गन लोडेड नहीं हुई तो क्या पता इतने सालों के बाद ग्रैंडपा ने सोचा हो कि एक लोडेड शॉटगन घर में रखना सही नहीं होगा तो। और मैं सोच ही रहा था और मैंने मान भी लिया था कि शायद ये गन लोडेड नहीं है। और तभी उस शॉटगन की आवाज ने मुझे चौंका दिया और ग्रैंडपा का चेहरा और आधा सर गायब हो गया था। बेड के पीछे की दीवार खून और मांस के छोटे टुकड़े से सन गई थी। मैंने ध्यान से देखा कि कहीं मांस और खून के छींटे मुझ पर तो नहीं आए थे। और फिर मैंने वो सुसाइड नोट धीरे से उनके बेड की साइड की टेबल पर रख दिया। मैं उनके घर से बाहर निकला, अपनी साइकिल उठाई और अपने घर की तरफ चल दिया। धीरे धीरे वो स्मॉग हट रहा था और ये वक्त आधी रात से ज़्यादा का था। एक कार भी मेरे बगल से गुजरी थी जिसमें कुछ लोग थे, पर उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा था और ना मैंने उन्हें। घर पहुंचकर मैंने अपनी साइकिल को एक तरफ खड़ा किया और घर के अंदर जाते ही सारे कपड़े उतार दिए। अंडरवेयर तक धोने के लिए डाल दिया था। मैंने पजामा पहना और अपने बेड पर जाकर लेट गया। मुझे सोने में तकलीफ हुई, बुरे सपने आए। काश मैं ये कह पाता, पर यह सच नहीं था। मुझे उस रात जितनी सुकून की नींद आई वैसी नींद मुझे पहले कभी नहीं आई थी। माँ बाबा मंडे को सुबह 9 बजे घर आ गए। उन्होंने मुझे शाबाशी दी कि कैसे मैंने फार्म का ख्याल रखा जब वो नहीं थे। उस दिन जब माँ ने ग्रैंडपा को कई बार कॉल किया और उन्होंने नहीं उठाया तो वो उन्हें देखने उनके घर चली गई। बाबा फार्म के काम में बिजी थे इसलिए वो उनके साथ नहीं गए। माँ ने ग्रैंडपा को उसी हालत में पाया जैसा मैंने उन्हें छोड़ा था। मैं माँ का रिएक्शन देखना चाहता था जब उन्होंने अपने बाबा का सर गायब पाया होगा, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। उन्होंने रोते रोते बाबा को कॉल किया। उस दिन के बारे में मुझे एक बात अच्छे से याद है कि वो फीलिंग बहुत अजीब थी जब मैं उनके बेडरूम में वहां उन्हें देखने गया, ये जानते हुए कि उन्हें मैंने ही मारा था। वो फीलिंग मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी। अगला हफ्ता बहुत ही कमाल का था। पहले तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई और उन्होंने बहुत जल्दी ही मान लिया कि ये एक सुसाइड थी। और फिर एक फ्यूनरल भी हुआ। और जैसा कि मेरी माँ उनकी इकलौती बेटी थी तो उनका फार्म अब मेरे बाबा का हो गया था। मेरे बाबा ने एक आदमी को काम पर रख लिया था जो ग्रैंडपा के फार्म की देखरेख किया करता था। उस आदमी के बच्चे और उसकी वाइफ भी उस घर में आकर रहने लगे थे। उन्होंने उस बेडरूम को ताला लगा दिया था जहां मैंने ग्रैंडपा को मारा था। तो इसी तरह जिंदगी चलती रही। मैं 17 का हो गया और फिर एक दिन मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक अजनबी को मारूं, कोई ऐसा जो मेरे परिवार या मुझे भी ना जानता हो। तो मैंने एक मिडिल एज आदमी को चुना। उसका नाम था रूडी माइकल्स। रूडी एक स्टेट फार्म एजेंट था जो अकेला काम करता था एक छोटे से ऑफिस में। उसकी वाइफ 1 साल पहले कैंसर से मर गई थी, जिस वजह से वो डिप्रेशन में भी रहता था। और मैंने अपने आप को समझाया था कि उसे मारकर मैं उसकी ही मदद करूंगा, उसे इस दुख से आज़ाद करके। रूडी एक पुराने से फार्म हाउस में रहता था जो कि टाउन के बाहर 30 मील दूर था। मैंने एक कार भी खरीद ली थी 1 साल पहले ही, जब मैं 16 का हुआ था। मैं उसे हमेशा साफ रखता था और जितनी भी लड़कियों को मैंने डेट किया था, जो कि सभी वहीं फार्म गर्ल्स थी, उन्हें कभी भी दिक्कत नहीं हुई कि मेरी कार एक मिनी ट्रक की तरह थी। अगले 6 महीने तक मैंने रूडी की जिंदगी को समझा, उसकी सभी आदतों को समझा। थैंक्स टू गूगल अर्थ मैं उसके घर के आसपास के एरिया को ठीक से देख सकता था। मैंने उसे मारने का प्लान 26 जून का बनाया क्योंकि फिर से मेरे माँ बाबा एक छोटी सी वेकेशन पर जा रहे थे स्मॉगी माउंटेन्स पर। ये मेरे ग्रैंडपा को मारने से बिल्कुल अलग था। रूडी भले ही शराब पीता था, पर वो 46 साल का था इंटरनेट के मुताबिक, यानी वो थोड़ा जवान भी था। मुझे इसे ऐसा दिखाना था कि कोई चोर अंदर घुसा और हाथापाई के दौरान रूडी को मार गया। मैं चाकू का इस्तेमाल करने वाला था क्योंकि गन का इस्तेमाल करता तो गन की बुलेट को ट्रेस करके पता लगाया जा सकता था कि कौन सी गन से बुलेट चलाई गई है, पर चाकू को ट्रेस नहीं किया जा सकता। और ज़्यादा बेहतर ये भी होगा कि अगर चाकू उसी के घर का हो तो इससे यही लगेगा कि सब कुछ अनप्लान्ड था और अचानक से तबाही हुई। माँ बाबा 26 की सुबह को घर से निकले और दोपहर को गैटली बंकर पहुंचे। मैंने वहीं घर के पास जंगल में इंतजार किया। सूरज ढलते ही एक चीवी मॉडल की पुरानी कार वहां आ गई। गराज का दरवाज़ा खुला और कार अंदर चली गई। कुछ देर बाद घर की लाइट जली और धीरे धीरे सारे घर की लाइट्स ऑन हो गई और आखिर में किचन की भी। मैंने विंडो से देखा रूडी माइक्रोवेव में अपना खाना गर्म कर रहा था। कुछ देर बाद माइक्रोवेव की टिंग साउंड आई और रूडी खाना निकालकर खाने लगा। खाना खाने के कुछ देर बाद रूडी किचन की लाइट्स ऑफ करके लिविंग रूम में चला गया। मैंने ग्लव्स पहने और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की।
दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं किचन की तरफ से अंदर चला गया। मुझे दूर से ही कमरे से टीवी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रूडी न्यूज़ सुन रहा था। मैं हल्के से मुस्कुराया क्योंकि कल रूडी माइकल्स न्यूज़ में होगा। मैं अपना दूसरा मर्डर करके निकल चुका हूँगा। कितने मर्डर मैं कर सकता हूँ अपनी लाइफ में? अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद 20 या 30 जब तक मैं 70 का होऊंगा। और सबसे बेहतर बात ये कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। खैर, अभी मुझे अभी के काम पर ध्यान देना था। मैंने रूम में धीरे से झांक कर देखा तो रूडी अपनी शायद फेवरेट इजी चेयर पर बैठा था, मेरी तरफ पीठ करके, और एक कोक का कैन उसकी राइट साइड की टेबल पर रखा हुआ था। मैंने धीरे से किचन का ड्रॉर खोला और एक बुचर नाइफ निकाला। उसका ब्लेड 8 इंच लंबा था, एकदम परफेक्ट। मैं फिर लिविंग रूम की तरफ बढ़ा और तभी मैंने कुछ सुना और लगभग मेरी हंसी सी छूट गई। रूडी खर्राटे ले रहा था। ये तो अब और भी ज़्यादा आसान होगा। एक बार में एक कदम रखते हुए मैं आगे बढ़ा। 2 फीट दूर से ही मैंने चाकू मारने के लिए हाथ ऊपर किया और मैं रुक गया और उस मोमेंट को ध्यान से देखने लगा। मैंने रूडी के सर को देखा। मैं दूसरा मर्डर करने वाला था। कल मैं तीसरा मर्डर करने के बारे में सोचूंगा। मैं बिल्कुल सही जा रहा था अपनी सीरियल किलर लाइफ बनाने के लिए। मैंने अपने मुंह से एक लंबी सी सांस ली, पर कुछ तो गलत था। कुछ बहुत ही गलत था। मैंने जब नीचे देखा तो जो आदमी चेयर पर बैठा था वो रूडी माइकल्स नहीं था और वो सो भी नहीं रहा था। मैंने नीचे से एक गन को अपनी तरफ पॉइंट होते हुए देखा। मैंने चाकू को ऐसे गिरा दिया जैसे उस पर आग लगी हुई थी और बगल के रूम से बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स आने लगे। पता चला कि जो आदमी रूडी माइकल्स की जगह बैठा था वो टाउन का पुलिस चीफ था। उन्होंने तुरंत मुझे हथकड़ी पहना दी। उन्होंने मेरे राइट्स मुझे बताए कि मुझे चुप रहने का अधिकार है या वगैरह वगैरह, और फिर मुझे ले जाने लगे। और जब हम जाने लगे तो छुपा हुआ रूडी माइकल्स बाहर निकल आया। मैंने पुलिस चीफ और वो आदमी जो मरने वाला था उससे पूछा, तुमने तुमने मुझे पकड़ा कैसे? तब पुलिस चीफ मुस्कुराए और कहा, हमने नहीं, तुमने खुद को पकड़वाया। तब रूडी बीच में ही बोलता है, मुझे बड़ी खुशी है कि तुम इस मर्डर में कामयाब नहीं हुए। और फिर चीफ ने बताया कि काफी सालों पहले तुम्हारी माँ तुम्हारा रूम साफ कर रही थी, तब उन्हें तुम्हारी एक छुपी हुई नोटबुक मिली जिसमें तुम्हारे ग्रैंडपा का डुप्लीकेट सुसाइड नोट था। वो बहुत शुरुआती वाला होगा क्योंकि सिग्नेचर परफेक्ट नहीं थे। मैंने बीच में ही कहा, पर मुझे याद है कि मैंने सभी नोट्स को जला दिया था। तब चीफ ने कहा, बच्चे, शायद तुमसे एक रह गया था। गलती कहो या तुम्हारी किस्मत। और हाँ, तभी तुम्हारी माँ को समझ में आ गया था कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने कोई सुसाइड नहीं किया था, पर वो तब भी मानना नहीं चाहती थी कि उसका बेटा एक किलर है। तुम्हारी माँ के पास कोई सबूत तो था नहीं, इसलिए तुम्हारी माँ और बाबा ने सोच लिया कि वही गलत हैं। पर लगभग 1 महीने पहले उन्हें तुम्हारे बिहेवियर में कुछ बदलाव दिखे। और एक बात और, वो जिप ड्राइव जिसमें तुम अपने प्लान लिखते थे और छुपा कर रखते थे, वो भी हमें मिल गई है। और अभी ये जो तुमने कहा, ये भी तुम्हारा कन्फेशन रिकॉर्ड हो गया है। और ऐसा कहते ही पुलिस चीफ, बाकी के ऑफिसर और रूडी माइकल्स हंसने लगे, पर मुझे उसमें कुछ भी हंसने जैसा तो नहीं लगा।